आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से एक चैप्टर जिसको हम विलयन के रूप में जानते हैं उसके नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके समक्ष है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे सांद्रता के पद। सांद्रता के पद में हमने पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। सांद्रता के अभी बहुत सारे पद बचे हुए हैं और उन्हीं में से एक पद है पार्ट प्रति मिलियन या पीपीएम। तो आइए समझते हैं कि पीपीएम क्या होता है। देखिए बेटा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब प्रति सैकड़ा, यानी कि 100 ग्राम विलयन में विलेय का द्रव्यमान कितना है उसी को हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते थे। 100 ग्राम विलयन में कितनी मात्रा में विलेय है उसी को बेटा हम कहते थे द्रव्यमान प्रतिशत। लेकिन आज हमारी बात हो रही है पार्ट पर मिलियन की, और मिलियन का मतलब क्या होता है बेटा, 1 मिलियन में होता है बेटा 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। क्या होता है बेटा, 10 लाख। अगर इसको हम अंकों में लिखें बेटा तो 1 2 3 4 5 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखें तो इतना होगा, यानी 1 मिलियन में होता है 10 लाख, यानी कि 10 लाख इसको अंकों में लिख दिया, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख दिया तो 10⁻6 हो गया। तो जब हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे थे, शत का मतलब प्रति सैकड़ा, आज प्रति मिलियन निकालना है, फर्क इतना ही है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट प्रति मिलियन, यानी कि जब हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाले थे तो क्या पढ़ रहे थे कि किसी भी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की विलेय की संख्या, विलेय का द्रव्यमान, संख्या नहीं कहेंगे, विलेय का द्रव्यमान हमारा कहलाता था द्रव्यमान प्रतिशत। उसी तरीके से आज हमको प्रतिशत नहीं निकालना है, प्रति मिलियन हमको निकालना है। ठीक है बेटा, तो प्रति मिलियन क्या होगा, पहले हम सूत्र पढ़ लेते हैं किसका, पीपीएम का। तो पार्ट प्रति मिलियन बराबर पार्ट प्रति मिलियन बराबर होता है बेटा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁻6। अब जरा दिमाग पर जोर डालिए और देखिए कि जब द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ रहे थे और इसमें क्या अंतर आ रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत के सूत्र में और पीपीएम के फार्मूले में क्या अंतर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत में हमको यहाँ पर 10⁻2 लिखा मिल रहा था या 100 लिखा मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे 10⁻6 मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो हमने बताया बेटा, वो जो द्रव्यमान प्रतिशत का कैलकुलेशन कर रहे थे वो प्रति सैकड़ा में हम बता रहे थे कि 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय उपस्थित है, और आज हम बताएंगे कि 10⁻6 यानी 10 लाख ग्राम विलयन में, 10 लाख ग्राम विलयन में विलेय का द्रव्यमान कितना है, वही हमारा कहलाएगा पीपीएम। समझ में आ रहा है बेटा ना। 100 ग्राम विलयन में अगर विलेय कितना घोला गया है, अगर इसको निकालना है तो हम द्रव्यमान प्रतिशत से निकालेंगे, लेकिन अगर 10 लाख ग्राम विलयन में अगर विलेय का द्रव्यमान पूछा जाए तो उसको हम पीपीएम की सहायता से निकालेंगे। तो इसका परिभाषा क्या होगा बेटा, इसका परिभाषा क्या होगा, इसका परिभाषा होगा कि किसी विलयन के, देखिए परिभाषा याद मत करिए, अपनी मर्जी से जो आप समझ में आता है उसको लिखने का प्रयास करिए। किसी विलयन के 10⁻6 भाग, अब ग्राम हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं बेटा कि कुछ भी 10⁻6 कुछ भी हो सकता है। तो किसी विलयन के 10⁻6 भाग में विलेय के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या को पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पीपीएम कहते हैं या पीपीएम सांद्रता कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि सांद्रता का पद है तो पीपीएम सांद्रता कहते हैं।
ये हो जाएगा आपका पीपीएम का परिभाषा। तो एक बार फिर से समझते हैं कि जब द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे थे तो हम 100 भाग में, विलयन के 100 भाग में विलय के भागों की संख्या को कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अगर हम पीपीएम को निकालेंगे तो विलयन के 10⁶ यानी 10 लाख भाग में कितना भाग विलय है या कितना ग्राम विलय घुला है उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हम पीपीएम कहते हैं। फार्मूला आपके सामने है कि पीपीएम इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁶, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। उम्मीद करते हैं बेटा ये सांद्रता का पद आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अब सांद्रता का बेटा दूसरा पद आ गया है और उसको हम कहते हैं पार्ट प्रति बिलियन। पीपीबी से इसको प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं, पीपीबी, पार्ट प्रति बिलियन। तो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि पिछली बार हमने विलयन के 10 लाख भागों में विलय के मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर रहे थे और इस बार विलयन के 1 अरब भाग में यानी 10⁹। अब देखिए बिलियन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बिलियन इज इक्वल टू 10⁹ होता है, यानी कि 1 अरब, 1 के आगे 9 जीरो हम बोल सकते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा बेटा कि पार्ट प्रति बिलियन इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। अब इससे क्या मतलब निकलता है कि विलयन के 10⁹ भाग में विलय के भागों की संख्या या विलय का भाग पार्ट पर बिलियन कहलाता है। विलयन के 10⁹ भाग में विलय का जो भाग है या विलय का जो हिस्सा है या विलय का जो पार्ट है उसी को हम कहेंगे पार्ट पर बिलियन। परिभाषा भी लिख देते हैं, इसके आधार पर लिखेंगे विलयन के 10⁹ भाग में उपस्थित विलय के भाग को पीपीबी सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीबी सांद्रता कहते हैं। समझ में आया बेटा? अब यहाँ पे अगर द्रव्यमान रहेगा तो ग्राम ग्राम में लिखेंगे, कहीं आयतन देगा तो ml में दोनों लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये चीजें बदलती रहेंगी कहने का, इसीलिए मैं यहाँ पर भाग का जिक्र किया हूँ, द्रव्यमान का नहीं, क्योंकि आयतन के लिए भी ये पीपीबी का फार्मूला लगता है। तो सीधी सी बात है, अगर 100 भाग में विलय के भागों की संख्या बताना होगा तो द्रव्यमान प्रतिशत से निकालेंगे, अगर 10 लाख भागों में विलय के भागों की संख्या निकालना होगा तो पीपीएम से निकालेंगे, और अगर 1 अरब भाग में विलय के भागों की संख्या को निकालना होगा या विलय का सांद्रता निकालना होगा या विलयन की सांद्रता निकालनी होगी तो हम पीपीबी की सहायता से यानी पार्ट पर बिलियन की सहायता से उसका कैलकुलेशन करेंगे। ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिए। अगर यहाँ द्रव्यमान है तो ग्राम ग्राम में लिख सकते हैं, ml हो सकता है, लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा इसके जगह, इसीलिए मैंने यहाँ भाग लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट करिए। देखिए बेटा, तो अगला सांद्रता का पद है मोल अंश। इसको मोल प्रभाज के नाम से भी जानते हैं और इसको मोल भिन्न भी कहते हैं। इसके 3 नाम है बेटा, मोल अंश, मोल प्रभाज और मोल भिन्न। तीनों एक ही सांद्रता का पद है जिसके अलग अलग नाम है। इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि मोल प्रभाज क्या है। इसका जिक्र एक बार हम पीछे के क्लास में भी कर चुके हैं। हेनरी के नियम में हमने मोल प्रभाज का वर्णन थोड़ा सा किया था। आइए बेटा समझते हैं मोल प्रभाज क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक विलयन है,
यह क्या है बेटा? विलयन है। इसमें दो अवयव हैं या दो घटक हैं। घटक क्या होता है बेटा? जिनसे मिलकर विलयन बना हुआ है। इसमें दो अवयव हैं या दो घटक हैं। एक अवयव है पानी और दूसरा है नमक या NaCl भी आप जानते हैं इसका फार्मूला। पानी आप जानते हो कि विलायक होता है, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में होगा तभी विलयन बनेगा। तो जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, और नमक कम मात्रा में, इसलिए इसको हम विलेय कहेंगे। तो मूल प्रभाज क्या होता है? मूल प्रभाज बेटा विलायक का भी निकाला जा सकता है और विलेय का भी निकल सकता है, यानी इसमें किसी का मूल प्रभाज निकल सकता है। मूल प्रभाज का मतलब होता है, जैसे बेटा ये मान लीजिए ये विलयन 10 मोल का है, यानी कि ये विलयन की मात्रा है 10 मोल, ठीक है। इसमें 2 मोल NaCl है, 2 मोल क्या है? नमक है, और 8 मोल पानी है। तो अगर मोल प्रभाज निकालना होगा तो मोल प्रभाज या मोल अंश का मतलब होता है कि कुल विलयन में कितना मोल, जिस अवयव की बात करते हैं वो कितना मोल उस विलयन में है। जैसे अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या करेंगे? जैसे मैं परीक्षा वाला उदाहरण आपको पीछे भी दिया था। आप 10 नंबर का पूरा पूर्णांक है और 2 नंबर पाए हैं, तो कितना लिख दोगे अंश? 2/10 ऐसे लिखते हो ना, नंबर मिलता है तो, यानी कि इतना नंबर पाया है, इतने नंबर का कुल था। वैसे अगर इसमें नमक का मोल अंश निकालना होगा, नमक का मोल प्रभाज अगर निकालना होगा, नमक का मोल प्रभाज, तो कैसे निकालोगे बेटा? नमक कितना मोल है, यानी विलेय का अगर निकालना होगा तो विलेय का मोल, यानी नमक का मोल कितना है? 2 कुल विलयन का मोल, यानी विलायक का नहीं, कुल विलयन का मोल यानी 10, यानी नमक का मोल अंश इतना हो जाएगा। उसी तरीके से अगर पानी का मोल अंश निकालना होगा, पानी का मोल प्रभाज निकालना होगा, तो ये 8/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि मोल अंश विलेय का भी निकल सकता है और विलायक का भी निकल सकता है, या जितने भी अवयव उस विलयन में है या जितने भी घटक उस विलयन में है, मोल प्रभाज सबका निकाला जा सकता है। यह क्लियर है ना बेटा? मोल प्रभाज सबका निकाला जा सकता है। अब समस्या है कि निकालेंगे कैसे? तो जिसका निकालना रहेगा मोल अंश, उसके मोलों की संख्या ऊपर बटे पूरे विलयन के मोलों की संख्या नीचे, बस यही हो जाएगा आपका मोल अंश या मोल प्रभाज। किसी भी विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव का अगर मोल अंश निकालना होगा तो उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिख देना है, बटरा लगा देना है, और नीचे लिखना है पूरे विलयन के मोलों की संख्या। बस यही आपका हो जाएगा उस अवयव का मोल प्रभाज, ठीक है बेटा। अब आइए इसको परिभाषा के माध्यम, जो परिभाषा उसके हिसाब से पढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, जो मैं बोला हूं वही लिखा भी गया है। एक विलयन में किसी घटक का, देखिए मैंने कहा ना किसी घटक का मोल प्रभाज निकाला जा सकता है, तो एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, जिस घटक का निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात माने बटे के बराबर होता है। जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन के समस्त मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है मोल प्रभाज या मोल अंश। उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको एक फार्मूला के माध्यम से समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये विलयन है, ठीक है, और इसमें 2 अवयव हैं। यहां पर एक अवयव है ए और एक अवयव है बी। ए को हम विलेय मान लें, क्या मान ले बेटा? विलेय, और बी को हम विलायक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? विलायक, ठीक है। अच्छा चलिए अब यहां पर माना ए के मोलों की संख्या, ए के
मोलों की संख्या बराबर, हम Na से प्रदर्शित कर रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि A का मोल Na है, ठीक है ना, और B के मोलों की संख्या, और B के मोलों की संख्या ये आपका Nb हम मान लेते हैं, ठीक। तो आप ही बताइए बेटा, मान लेते हैं A विलेय है, B विलायक है, जैसे नमक पानी माने थे वैसे ही। A के मोलों की संख्या Na है, B के मोलों की संख्या Nb। अब अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे, किसका निकालेंगे? A का मोल प्रभाज, A का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा बेटा? ये तो आप भी जानते होंगे, A का मोल प्रभाज क्या होगा? जब A का मोल प्रभाज निकालना होगा तो A के मोलों की संख्या को ऊपर करना है, यानी हो जाएगा Na बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब इसमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा Na प्लस Nb, ठीक। इतना क्लियर है ना? उसी तरीके से निकालेंगे B के मोलों की मोल प्रभाज, B का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा Nb। भाई B का अगर बात करेंगे तो B का कितना मोल है? Nb है, बटे कुल मोल हो जाएगा Na प्लस Nb, ठीक है बेटा। A का मोल प्रभाज ऐसे निकालोगे, B का मोल प्रभाज ऐसे निकालोगे, यानी जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोलों की संख्या को ऊपर बटे विलयन में जितने भी अवयव हैं सबके मोलों को जोड़ दिया जाएगा। उसी तरीके से B का मोल प्रभाज निकालना होगा तो B के मोलों की संख्या को ऊपर बटे विलयन में कितने अवयव हैं? दो ही, दोनों के मोलों को जोड़ दिया जाएगा, ठीक। अगर इनको हम जोड़े बेटा, ठीक है, विलयन का कुल मोल प्रभाज, सॉरी, अगर इसको मैं जोड़ दूं, मैं इसको हमारा समीकरण नंबर 1 मान लूं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लूं, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 से क्या होने वाला है? Na अपान Na प्लस Nb प्लस Nb अपान Na प्लस Nb, ठीक है बेटा। अब इसको और हल करोगे तो ये तो हर बराबर है, तो ऊपर वाला को जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा Na प्लस Nb अपान Na प्लस Nb, और इसको आप डिवाइड करोगे तो उत्तर मिलेगा 1। यानी इससे स्पष्ट है कि किसी भी विलयन के समस्त घटकों का मोल प्रभाज का योगफल, इसमें कितने घटक थे? 2 घटक थे, A और B, और उनका अलग अलग हमने मोल प्रभाज निकाला और उनको जोड़ा तो उत्तर कितना आया? 1 ही आया। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी विलयन के समस्त घटकों के मोल प्रभाज का योगफल हमेशा 1 ही होता है, चाहे उसमें 3 अवयव हैं, 4 अवयव हैं, 5 अवयव हैं, सबका अलग अलग मोल प्रभाज निकाल दिया जाए और उन सबको जोड़ दिया जाए तो उसका उत्तर जैसा कि आप देख रहे हो 1 ही आएगा, ठीक है बेटा। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? किसी विलयन के समस्त अवयव के मूल प्रभाजों का योगफल हमेशा 1 ही होता है। इसको भी आप एक लाइन में नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को भी आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पे प्रूव किया गया है कि किसी विलयन के समस्त घटकों के मूल प्रभाज का योगफल हमेशा 1 ही होता है। नोट करिए बेटा इसको। देखिए बेटा, तो आपने मोल प्रभाज में क्या देखा कि हम विलेय का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं और विलायक का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। उस बेसिस पे अगर मैं फार्मूला लिखूं तो यहाँ पे 2 फार्मूला होगा बेटा। एक होगा विलेय का मूल प्रभाज बराबर, विलेय का मूल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, ये हो जाएगा। यानी इसको अगर फार्मूला से दर्शाएं, इसको कहते हैं XA फॉर विलेय। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर, यहाँ पे लिखेंगे Na, ये n है बेटा, x है और ये n है, यार ध्यान से थोड़ा लिखिएगा, Na अपान Na प्लस Nb, ठीक है। ये x है, इसको थोड़ा मैं दूसरे तरीके से बना दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये रहा
और उसी तरीके से अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे, विलायक का मोल अंश बराबर वही चीज होगा, यहाँ पे विलायक का मोलों की संख्या हो जाएगा। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे XB इक्वल टू NB, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा NB अपान, यहाँ पे लिखेंगे NA प्लस NB। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको बड़ी मस्त तरीके से समझ में आया होगा। यानी जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या को ऊपर बटे बिलियन का कुल मोलों की संख्या को लिखना है। ठीक है बेटा, नोट करिए। तो ये नोट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ी सी चर्चा हम मोल के विषय में भी कर लेते हैं, क्योंकि बेटा मोल प्रभाज के आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कभी कभी मोलों की संख्या दिया नहीं होता है। ये याद रखिएगा, कभी कभी मोलों की संख्या दिया नहीं रहता है, उसको हमको स्वयं कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मोलों की संख्या का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको 11वें में एक चैप्टर था मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा, और मेरे चैनल पर उसका वीडियो पड़ा भी होगा। अगर आप विस्तार पूर्वक अध्ययन करना चाहते होंगे तो हमारे चैनल पर जाइएगा और मोल कॉन्सेप्ट नामक चैप्टर ढूंढकर या वीडियो ढूंढकर उसका अध्ययन आप जरूर करिएगा। फिलहाल थोड़ी सी जानकारी मोल के बारे में मैं यहाँ दे रहा हूँ बेटा। देखिए मोल क्या होता है समझने का प्रयास करिए। जैसे बेटा अगर कोई परमाणु है, जैसे कि ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ऑक्सीजन अगर ऐसे लिखा हुआ है ओ से अगर इसको डिनोट किया जा रहा है, समझ लीजिए वो एक परमाणु को प्रदर्शित करता है, और इसका परमाणु भार आप लोग भी जानते हैं कि 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार बेटा कितना होता है 16। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का ना अगर हम 16 ग्राम लेंगे, ऑक्सीजन का 16 ग्राम अगर लेंगे तो तब होगा वह 1 मोल के बराबर। सीधी सी बात समझ लीजिए, अगर ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, इसका मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल होगा। सीधी सी बात, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोलों की संख्या दिया नहीं रहेगा तो आप मोल प्रभाज कैसे निकालोगे, तो उसके परमाणु भार से, और अगर यौगिक होगा तो उसके अणु भार से हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। जैसा कि यहाँ मैं बता रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन है तो समझ जाइएगा उसका परमाणु भार चूंकि 16 होता है, तो इसलिए 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल होगा। या मैं ये अभी कह सकता हूँ कि अगर 16 ग्राम हम ऑक्सीजन लें तो उसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 इसके बराबर होगा। ये हम आसानी से कह सकते हैं 6.0। ये अयोगैद्रो संख्या है, ये आप जानते हो, ये क्या है बेटा अयोगैद्रो संख्या। तो मोल क्या होता है, अगर कोई परमाणु है उसका परमाणु भार जितना है उतने ग्राम में 1 मोल होता है, ठीक है ना, और उतने ग्राम में यानी कि 16 ग्राम की अगर बात करेंगे तो इतने कण या इतने परमाणु ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, इतने परमाणु ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम होगा और उसमें होगा 1 मोल। उसी तरीके से मान लीजिए बेटा जल दिया हुआ है H2O और मोलों की संख्या नहीं दिया हुआ है, तो आप इसका अणु भार कैलकुलेट करिएगा। अणु भार का मतलब, अब जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का तो 1 होता है तो 2 गुणे हो जाएगा 1 + 16, यानी आप समझ जाइएगा कि 18 ग्राम जल में 1 मोल होगा। सीधी सी बात समझिएगा, जो उसका परमाणु भार रहेगा या जो उसका अगर यौगिक है तो अणु भार होगा, अगर परमाणु है तो उसका परमाणु भार होगा। तो अगर परमाणु है और उसका परमाणु भार जितना भी होगा उसमें 1 मोल होता है उतने ग्राम में, और अगर यौगिक है तो उसका अणुभार कैलकुलेट कर लीजिएगा इस तरीके से, और जितना भी ग्राम आएगा उसमें समझ लीजिएगा कि आप 1 मोल होगा। अब जैसे देखिए एक मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। अगर मान लीजिए दे दे कि 36 ग्राम जल है, 1 बिलियन में 36 ग्राम जल, तो अब उसका मोल प्रभाज निकालना है। मान लीजिए विलेय है, जैसे 1 बिलियन है उसमें 36 ग्राम जल है, ठीक, और 10 ग्राम नमक है, ऐसे दे दे क्वेश्चन। 36 ग्राम जल है यानी ये विलायक है, और 10 ग्राम नमक है यानी ये विलेय। तो पूछ दे कि बताओ बेटा कि
जल का मोल प्रभाज कितना होगा? तो जल का यानी विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे? विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, तभी ना मोल प्रभाज निकलेगा। तो अब तो आपको मोल दिया नहीं है, ये तो ग्राम में दिया हुआ है ना, तो आप क्या करोगे? आप पहले H2O का अणुभार निकालोगे, जल का अणुभार निकालोगे। अणुभार आया 18, आप समझ गए 18 ग्राम जल में 1 मोल होता है, तो 36 ग्राम में कितना होगा? 2 मोल होगा। 36 ग्राम में कितना होगा बेटा? जब 18 ग्राम जल में 1 मोल होता है तो यहाँ 36 ग्राम जल दिया हुआ है, इसका मतलब 2 मोल। तो इस तरीके से मोलों की संख्या आप निकाल सकते हो। उसके लिए फार्मूला भी दिया गया है कि N इज इक्वल टू, N मतलब मोलों की संख्या, N इज इक्वल टू W/M। ये समझिएगा, ये फार्मूला भी होता है N इज इक्वल टू W/M। N क्या है? मोलों की संख्या। W क्या है? जो भार दिया हुआ है, जो भार दिया हुआ है, तो भार मान लीजिए 36 दिया था। और M क्या है? अणुभार। M क्या है बेटा? अणुभार। अणुभार कितना निकालने पे आया? 18, तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो ये फार्मूला भी आप नोट करिएगा कि मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार। जितना भी भार सवाल में दिया रहेगा वो और अणुभार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरीके से। इस तरीके से बेटा आप मोलों की संख्या को निकाल सकते हो। तो याद रखिएगा मोलों की संख्या क्या होती है? जितना भी अगर परमाणु है तो परमाणु भार उतने, जितना परमाणु भार है उतने ग्राम में 1 मोल होगा, और अगर यौगिक है तो जितना उसका अणुभार कैलकुलेट करने पर आएगा उतने में 1 मोल होगा। और इस सूत्र की सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो बेटा सूत्र मैं भी बता सकता हूँ कि N इज इक्वल टू W/M, लेकिन इस लॉजिक को कैसे समझोगे आप? केवल फार्मूला से सवाल लगाना अच्छी बात नहीं है, आप पहले लॉजिक को समझिए। फार्मूला कैसे बना? यहाँ से बना कि जैसे 18 ग्राम जल में 1 मोल होता है तो 36 ग्राम में 36/18 होगा, यहीं से वो फार्मूला बनाया गया है। ओके बेटा, उम्मीद करते हैं आपको, नहीं तो बच्चे हैं तो फटाफट उस फार्मूला लगा देते हैं, तो समझते ही नहीं कि वो कहाँ से आया। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज हमने सांद्रता के 2 पदों का अध्ययन किया है, और कल के क्लास में हम सांद्रता के और पदों का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं बेटा अगले टॉपिक पर आपसे अगले दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट इस पर अवश्य करिएगा, और अपने मित्रों में इसको शेयर भी करिएगा। हैव ए नाइस डे टू यू।